वेलकम टू y.mgmt एक्विटीज। सो इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड एवरेज कॉस्ट, जहाँ पे मैंने आपको एवरेज कॉस्ट पढ़ाया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाया था एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ाया था। और आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी जो पढ़ाया था टीसी, टीवीसी, टीएफसी, ये सब मैंने आपको टेबल विथ ग्राफ के साथ पूरा समझाया था, पूरा कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट बताऊँगी। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, तो मार्जिनल से आप समझ सकते हैं कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। टोटल कॉस्ट में प्रोडक्शन करने की वजह से जो आपका कॉस्ट इंकर्ड होता है, जो आपका कॉस्ट ऐड होता है, एडअप होता है, वो आपका क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले आप 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, तो आपकी मान लीजिए 2000 आपकी कॉस्ट आ रही थी। अब मान लीजिए कि आपने 120 यूनिट्स के प्रोडक्शन आपने करना शुरू कर दिया, तो अब आपकी जो कॉस्ट है वो 2500 हो गई। तो ये जो 500 है, ये 500 क्या हुई है, आपकी टोटल कॉस्ट में ऐड हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। ठीक, द एडिशनल कॉस्ट incurred टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट का और प्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक और यूनिट जब आप आउटपुट का जब प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी वजह से जो आपका कॉस्ट इंकर्ड होता है, वो कॉस्ट आपके टोटल कॉस्ट में ऐड होता है। एंड वो कॉस्ट क्या हो जाता है, जो एडिशनल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, वो कॉस्ट होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मैंने दिया है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट इज ₹400, ठीक है, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट इज 600, देन द मार्जिनल कॉस्ट विल बी 600 माइनस 400 यानी कि 200। यहाँ पे क्या है कि जब आप 3 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आपका जो कॉस्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, 400 आ रहा था। ठीक है, एंड जब आप 4 यूनिट को जब आप प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जो आपका कॉस्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, 600 आ रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे 3 यूनिट्स को और 4 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के टाइम पे उस जो आपका कॉस्ट था वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे यूनिट्स में आपने कितना इंक्रीज़ किया, यूनिट्स में आपने 1 यूनिट का यहाँ पे इंक्रीज़ किया, 1 यूनिट आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, इसी वजह से वहाँ पे 200 रुपये की कॉस्ट आपकी क्या हुई है, ऐड हुई है टोटल कॉस्ट में। ठीक है, तो आपकी 200 क्या हुई, 200 आपकी ये क्या हुई, मार्जिनल कॉस्ट हो गई। ठीक है, 200 आपकी क्या हुई, मार्जिनल कॉस्ट हो गई। अब मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। जैसे मान लीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट आपका nth यूनिट का आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए कि 1 to 9 आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं और आपने ये कहा कि मुझे 8th यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, 8th यूनिट का। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब टोटल कॉस्ट जो nth यूनिट की होगी, मतलब कि 8th यूनिट की जो टीसी होगा, उसको आप माइनस कर देंगे 7th यूनिट की टीसी से। 7th का मतलब कैसे हुआ, n-1 का मतलब क्या हुआ, जब हमने n को यहाँ पे 8 लिया है, तो n-1 आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट का जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, जो टोटल कॉस्ट होगी nth यूनिट की, उसको आप माइनस कर देंगे किससे, टोटल कॉस्ट ऑफ nth -1। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 से आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कि टोटल कॉस्ट 8th यूनिट की जो होगी, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल कॉस्ट जो n-1 यूनिट की होगी, मतलब 7th यूनिट के जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा उससे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट n का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट। जो मैंने आपको बताया nth यूनिट का मतलब क्या हुआ कि यूनिट यहाँ पे कोई भी हो सकती है। जैसे कि आप 3rd यूनिट की एमसी निकाल सकते हैं, 4th यूनिट की निकाल सकते हैं, 5th यूनिट की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से कोई डिफाइन नहीं करके रखा गया कि आप 8th यूनिट का ही निकालेंगे, आप 4th यूनिट का भी निकाल सकते हैं, 5th का, 6th का, 7th का, 9th का, 10th का, 11th का। आपको जितना यूनिट दिया है आप किसी का भी उसमें से एमसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद इतना रखना है कि जिस भी यूनिट का आप एमसी निकालोगे, आपको उसी यूनिट का टीसी मतलब टोटल कॉस्ट आपको लेना है, और उसी यूनिट का टोटल कॉस्ट ले करके आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे किससे, उससे एक कम यूनिट का जो टोटल कॉस्ट होगा। मतलब कि 8th का अगर एमसी आप कैलकुलेट करें, तो टोटल कॉस्ट आपको 8th यूनिट का लेना है। ठीक है, और आपको इसको माइनस किससे करना है, 7th यूनिट के टोटल कॉस्ट से आपको उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो n-1 का मतलब यही हुआ, n इज इक्वल्स टू, अगर आपका 8 है तो n-1 आपका क्या हो जाएगा, 8-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 7 आ गया। मतलब यहाँ पे हम 7th यूनिट की बात कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है व्हेन द चेंज इन यूनिट प्रोड्यूस इज मोर देन 1 यूनिट। जब चेंज आपका जो होगा वो 1 यूनिट से ज़्यादा का जब चेंज होगा, जब आपका चेंज क्या होगा, 1 यूनिट से ज़्यादा का चेंज होगा, तो जो प्रीवियसली मैंने आपको फार्मूला बताया है वो फार्मूला आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब चेंज क्या होगा, ज़्यादा यूनिट का होगा, तो प्रीवियसली जो मैंने आपको फार्मूला बताया है वो फार्मूला आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना था 8th यूनिट का, तो मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि आप टोटल कॉस्ट 8th यूनिट का ले लीजिए, और टोटल कॉस्ट 8th यूनिट का लेने के बाद उसको 7th यूनिट के टोटल कॉस्ट से आप माइनस कर देंगे। बट यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है 8th यूनिट का, ठीक है, और आपके पास टीसी जो है वो 8th यूनिट की है, देन उसके बाद 5th यूनिट की आपके पास टीसी है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप लास्ट फार्मूले से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 5th यूनिट की आपके पास टीसी है एंड 8th यूनिट की आपके पास टीसी है, बीच की 7, 6 आपके पास नहीं है, तो आप लास्ट फार्मूले से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पर ये फार्मूला आपको दिया है
ये फार्मूला दिया है, ये फार्मूला क्या है, चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको ये जो फार्मूला दिया है, चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट को आप डिवाइड करेंगे चेंज इन टोटल कॉस्ट से। जैसे मान लीजिए कि आउटपुट में डिफरेंस आपके कितने हैं, 6 यूनिट के हैं, एंड टोटल कॉस्ट में आपका डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए कि थ्री का डिफरेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं अपना मार्जिनल कॉस्ट। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये उस केस में फॉलो किया जाता है जहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट एक यूनिट छोड़कर मान लीजिए दिया हो, या फिर एक से ज़्यादा यूनिट छोड़ के दिया हो। जैसे मान लीजिए कि लगातार ना हो, मतलब ये कि 1 2 3 4 हर यूनिट की जो टोटल कॉस्ट है वो लगातार ना दी हुई हो, आपके पास 4th यूनिट की टोटल कॉस्ट हो एंड सेकंड उसके पास आपके पास 7th यूनिट की टोटल कॉस्ट हो। तो ऐसे केस में आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 6 यूनिट का टोटल कॉस्ट नहीं है। अगर 6 यूनिट का और 7th यूनिट का टोटल कॉस्ट अगर आपके पास होगा, तो आप इसको लास्ट फार्मूले से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मान लीजिए कि पहले क्या किया हमने, पहले हमने 3 यूनिट को प्रोड्यूस किया। ठीक है, 3 यूनिट पे मैंने देखा तो मेरा कॉस्ट 200 का आ रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्ट 8 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा था वो मान लीजिए कि 800 का कॉस्ट आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आपको एमसी अगर कैलकुलेट करना हो, मतलब मार्जिनल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पे पहले केस में आपको 3rd यूनिट का टीसी दिया है, दूसरे केस में आपको 8th यूनिट का टीसी दिया है। तो यहाँ पे आप माइनस करके नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपने 3 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद सीधा 8 यूनिट प्रोड्यूस किया है। मतलब ये कि अगर आपके पास 7 होता, मतलब कि 7 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया होता एंड 8 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया होता, तो आप 8th यूनिट के टोटल कॉस्ट को माइनस करके कैलकुलेट कर सकते थे एमसी। मतलब कि 8th यूनिट के टोटल कॉस्ट को आप माइनस करते, किससे करते हैं, जो 7th यूनिट का टोटल कॉस्ट होता है उससे आप माइनस करते और एमसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। बट ये सीरीज़ क्या है, जो यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है ये लगातार तो है नहीं। पहले केस में हमने 3 यूनिट को प्रोड्यूस किया एंड दूसरे केस में हमने 8 यूनिट को प्रोड्यूस किया, 8 यूनिट को। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट से ज़्यादा का गैप है। ठीक है, पहले 3 यूनिट देन उसके बाद 8 यूनिट, यहाँ पे सीधा सीधा कितने का गैप है, 5 यूनिट का गैप है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए ग्राफिकल एंड टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने ये चीज़ आपको समझाया है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने आपको टैबुलर रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली हम इसको किस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आउटपुट लिया है, जो आउटपुट मैंने लिया है वो क्या है, स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड एंड हो रहा है 5 पे। उसके बाद सेकंड कॉलम में आप देखिए तो यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया है। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टीएफसी प्लस टीवीसी करके मैंने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये वाला मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, TCN-TCN-1, मतलब कि टोटल कॉस्ट जो होगा वो हम लोग पहले किसका लेंगे, जिस यूनिट का हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, और उसको हम लोग माइनस कर देंगे उसके एक प्रीवियस यूनिट के टोटल कॉस्ट से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो हमने मार्जिनल कॉस्ट जो कैलकुलेट किया है 3rd कॉलम में, इसी सेम फॉर्मूले के साथ हमने मार्जिनल कॉस्ट को क्या किया है, कैलकुलेट किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के साथ मैंने इसको प्रेजेंट किया है कि आप मार्जिनल कॉस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और टेबल के और ग्राफ के थ्रू अगर आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है हमने, फर्स्ट कॉलम में आउटपुट लिया है जो हमारा इंक्रीज हो रहा है। सेकंड कॉलम में हमने टीसी निकाला है, मतलब टोटल कॉस्ट निकाला है, और टोटल कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी माइनस टीवीसी, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, थर्ड कॉलम में अगर आप देखिए तो थर्ड कॉलम में हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया। मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा, टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। एंड इसी सेम फॉर्मूले के साथ हमने क्या किया है, इसी को यूज़ करके हमने मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट किया। जैसे आप देख सकते हैं 19 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 7, 24 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 5। तो एज इट इज़ आगे भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को। ठीक है, इसी सेम फॉर्मूले के साथ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनिशियली क्या हो रहा है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, पहले 7 देन 5, उसके बाद आप देखिए कि 3rd यूनिट से ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे क्या होते हैं, कुछ फैक्टर शॉर्ट टर्म में फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को जब आप एम्प्लॉय करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपकी जो टीपी होती है, मतलब टोटल प्रोडक्ट होती है, वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही होती है। क्यों वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि देखिए ये प्रोडक्शन करने का इनिशियल पीरियड होता है। जब इनिशियल पीरियड होता है तो वहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स की नीड होती है। ठीक है, जिस हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना होगा उसी हिसाब से आप वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करोगे, और वेरिएबल फैक्टर्स को उस हिसाब से अगर आप एम्प्लॉय करते हो तो क्या होगा कि धीरे-धीरे आपकी क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो आपका आउटपुट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाओगे और साथ ही साथ आपका आउटपुट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट तक आपका होता है, उसके बाद से वो डिक्रीजिंग रेट से
इंक्रीज़ होने लगता है टोटल प्रोडक्ट। तो आप ये एक बात यहाँ पे ये समझिए कि जब टोटल प्रोडक्ट आपका जब क्या होता है इंक्रीज़िंग रेट से जब आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है? मतलब कि आप वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, आपका आउटपुट क्या हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बनकर आ रहा है। तो वहाँ पे जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, यहाँ पे हम लोग वीडियो में मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो आप मार्जिनल कॉस्ट पे फ़ोकस करिए। यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट जब होगी वो क्या होती है कम होती है। क्यों? क्योंकि आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इतने एफिशिएंटली इतने अच्छे तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, फुल्ली उसका यूटिलाइज़ेशन हो रहा है सो दैट कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट जो आ रहा है वो कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सारे वेरिएबल फैक्टर्स को बहुत प्रॉपर्ली यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है? बहुत एफिशिएंट उसका यूटिलाइज़ेशन आप कर रहे हैं। और एफिशिएंट यूटिलाइज़ेशन करके आपको जो प्रोडक्शन मिल रहा है, वो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, ठीक? बट क्या होता है कि एक लिमिट के बाद जब आप ये चीज़ देखते हैं ना कि आपको वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाने की वजह से आपका जो टीपी है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, मतलब कि टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो आप ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को आप लोग एम्प्लॉय करेंगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट प्रोड्यूस होके मिलेगा, ठीक है? बट क्या होता है एक सर्टेन लिमिट के बाद जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते रहते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको प्रोडक्शन उतना नहीं नहीं मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एफिशिएंटली यूटिलाइज़ेशन नहीं होता है रिसोर्सेज़ का, ठीक है? जहाँ मान लीजिए कि आपको 50 चेयर का प्रोडक्शन करना है, ठीक है? और 50 चेयर को प्रोडक्शन करने के लिए आपने 25 लोगों को लगा के रखा है, तो यहाँ पे क्या है कि आपने एक्सेस लेबर लगाया है। जब आप एक्सेस लेबर को मतलब एक्सेस रिसोर्सेज़ को जब आप लगा दिए हो यहाँ पे, तो वो लोग क्या सोचेंगे आपस में ये सोचेंगे कि मैं काम नहीं करूँगा तुम काम करो, मैं काम नहीं करूँगा तुम करो, तो एक दूसरे पे ये लोग क्या करेंगे अपना काम डालते रहेंगे। क्योंकि इनको ये बात पता है कि अगर इनको हायर किया गया है तो इनको वेजेस तो मिलेगा ही, भले ये काम करें चाहे ना काम करें। तो वहाँ पे क्या होगा 10 लोग काम करेंगे बट वहाँ वेजेस क्या होगा 25 लोगों को मिलेगा। ठीक है? तो बाद में क्या होता है धीरे-धीरे कि एक समय के बाद जब आपकी आउटपुट पूरी तरीके से इंक्रीज़ हो चुकी रहती है और ज़बरदस्ती आप वेरिएबल फैक्टर्स को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, भले वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ नीड नहीं है, तो उस वक़्त क्या होता है कि रिसोर्सेज़ का एफिशिएंटली यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पाता है क्योंकि आपने काम से ज़्यादा रिसोर्सेज़ को लगा के रख दिया है। इसी वजह से वहाँ पे रिसोर्सेज़ की प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ेशन नहीं होता है, पूरे तरीके से नहीं होता है। इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब जैसे चेयर वाला मैंने एग्ज़ाम्पल दिया तो वहाँ मैंने क्या क्या कहा 50 चेयर को वो वहाँ पे प्रोड्यूस करना था। तो यहाँ पे 10 लेबर काफ़ी है, लेकिन उन्होंने क्या किया था 25 लेबर को एम्प्लॉय कर रखा था। बट उससे क्या हुआ कि 25 लेबर पूरे काम नहीं कर रहे हैं, बट वेजेस तो उन सबको देने हैं। 10 लेबर ने काम किया तो सही मायनों में 10 लेबर को उनके वेजेस तो मिलने ही चाहिए। बट यहाँ पे जो एक्सेस में जो 15 लेबर को एम्प्लॉय करके रखा गया है, उनको तो बिना मतलब का वेजेस मिल रहा है, जबकि उन्होंने तो काम भी नहीं किया। तो इससे क्या हो गया कि आपको आउटपुट उतना प्रोड्यूस होके नहीं मिला, आउटपुट तो आपको 50 ही है। बट आपके खर्चे बढ़ गए, बिना मतलब का आपको 25 लोगों को और पैसे देने पड़ गए, उनके वेजेस देने पड़ गए। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि देखिए, होता क्या है कि जब वेरिएबल फैक्टर्स को आप एम्प्लॉय करते हो इनिशियली, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको हर फैक्टर की ज़रूरत होती है। आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, गुड्स आपको बनाने शुरू करने हैं, वहाँ पे आउटपुट आपको प्रोड्यूस करना है। तो उस स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज़ेशन हो जाता है वेरिएबल फैक्टर्स का, ठीक है? इसी वजह से वहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, जो आपका खर्चा होता है वो कम होता है, ठीक है? आपको कम लगता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत प्रॉपर तरीके से वो सारे फैक्टर्स का यूटिलाइज़ेशन कर रहे हैं। बाद में क्या होता होता है कि जब आपको आउटपुट एक अच्छे लेवल तक आपको मिलना शुरू हो जाती है और आपको लगता है कि मतलब कि ये चीज़ आपको पता है कि अब ज़रूरत नहीं होगी वेरिएबल फैक्टर्स की, बट आप क्योंकि देख रहे हैं स्टार्टिंग से कि आप वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट बढ़ के मिल रहा है, मतलब आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। यही देखकर आप क्या करें कि वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो उसके बाद वो क्या होता है, वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स इंक्रीज़ होने लगता है, मतलब कि भले इंक्रीज़ होगा बट बहुत थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ होगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ होता है मार्जिनल कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। तो ग्राफ में भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, देखिए बेसिकली मैंने ये वाला जो टेबल है, ये वाला जो ग्राफ है, ये इस टेबल की वैल्यूज़ को मैंने इस ग्राफ पे प्लॉट नहीं किया है, बट आप जब बनाएँगे इसको एग्ज़ाम में, तो आपको इसी टेबल में जो आपने वैल्यूज़ डाले हैं, उसी को आपको ग्राफ पे प्लॉट करने होंगे। तो यहाँ पे ग्राफ पे देखिए कि आपका जो एमसी कर्व है, वो पहले क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, देन उसके बाद पे एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, उसके बाद पे क्या हुआ, वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गया, ठीक है? तो जो चीज़ मैं यहाँ पे एरो के थ्रू बता रही हूँ, वही चीज़ मैंने यहाँ पे ग्राफ पे मैंने प्लॉट किया है, ग्राफ के फॉर्म में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है? Because of a law of variable proportion, because of a law of variable proportion, MC first decreases then it start increasing। पहले क्या होता है, MC आपकी डिक्रीज होती है, देन उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। When some factor are fixed and some are variable, then TP increases with increasing rate because of efficient use of resources, then rise with diminishing rate because of overutilization of variable factor, and then start falling because unnecessary increment in variable factor। देखिए जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर को स्टार्टिंग में एम्प्लॉय करते हो तो वहाँ पे आपकी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है? उसके बाद क्या होती है, एक पॉइंट पे क्या होती है, जब पूरी तरीके से आपको आउटपुट अच्छा खासा मिलने लगता है और उसके बाद भी आप वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय किए जा रहे हो, तो आपका जो टीपी होती है, जो टोटल प्रोडक्ट होती है, वो इंक्रीज़ तो होती है बट बहुत थोड़ी-थोड़ी, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या कि वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होती है। उसके बाद आपको क्या होता है कि जब वेरिएबल फैक्टर एक्सेस बिना मतलब का बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि टीपी आपकी फॉल करना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था मार्जिनल कॉस्ट का।
होप यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है. सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.